Hello everyone, I welcome you all to this session. I hope you all are doing good. So we will be learning the 7th chapter non-cooperation movement. This is an important chapter from history, class 8 non-cooperation movement. So the lecture will be in bilingual language. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये होता है कि अगर ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट साथ में कॉपरेट करे तो जाके ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में हो सकता था, अच्छे से हो रहा था। पर जब जब ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट उनके जो कॉपरेशन थी वो इंडियन पीपल ने रोक दी अपनी कॉपरेट करना, उन्होंने छोड़ दिया ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना। तो उस मोमेंट को जो हो रहे थे, उस सभी मोमेंट्स को जो हो रहे थे उन्हें नॉन कॉपरेशन मोमेंट्स कहा है। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट के अलावा जो इंडियन पीपल थे उन्होंने नॉन कॉपरेट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश के साथ। जो भी ब्रिटिश रूल अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने हर जगह पे उनसे उनके अगेंस्ट होने लग गए। जैसे कि टैक्स इम्पोज कर रहे हैं तो टैक्स को रिबेल करने स्टार्ट कर दिया। अगर कोई लॉ लॉ को कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, लॉ को कुछ ला रहे हैं आगे, तो उन लॉ को उन्होंने अगेंस्ट उनके वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से हम आगे बहुत सारे इवेंट्स को स्टडी करेंगे, तो वो सभी इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आई होप आप इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और आगे इस चैप्टर को अच्छी तरीके से लर्न करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। In the Indian national movement, the period from 1920 to 1947 is known as the Gandhian era। मतलब जो पीरियड था 1920 से और 1947 से उसे गांधीयन एरा बोला गया है। क्योंकि इस पीरियड को गांधीयन एरा क्यों बोला गया है, क्योंकि इस पीरियड में गांधी जी ने जो जो मूवमेंट था उसे जो गांधी जी ने उसको आगे लेके गए। लोकमान्य तिलक ने 1920 तक मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उसके बाद जो उसे आगे बढ़ाने का जो जिम्मा था वो गांधी जी ने लिया था इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का। गांधी जी ने अपने कुछ नए प्रिंसिपल्स लाए। कुछ उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो जैसे कि ट्रूथ है, सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, नॉन वायलेंस को हमें अपनाना चाहिए। मतलब हमें अहिंसा, मतलब जो हो गए वायलेंट हो गए, जो पीपल जो वायलेंट तरीके से लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े को यूज़ करते हैं अपनी फ्रीडम पाने के लिए, वो उस तरीके के प्रिंसिपल नहीं थे इनके। वो चाहते थे कि सब हम शांति से अपने मूवमेंट्स और अपने राइट्स अचीव कर लेंगे, ऐसा उनका मानना था। और सत्याग्रह मतलब पीसफुल मार्च करना, कहीं जगह पे पीसफुली जाके बैठ जाना, कुछ जो होते हैं स्ट्राइक्स वो सब करना पीसफुली। सब इनका जो मेन मोटिव था वो सब पीसफुली करना है। और इन्होंने इसी तरीके से पीसफुली करके जो ब्रिटिशर्स को तो थे जो उन्हें हमारी कंट्री से मतलब सेपरेट किया, उन्हें भेज दिया अपनी कंट्री में। तो आगे हम देखते हैं। तो रोल ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए हुए थे, तो फॉर लीगल वर्क, कोई लीगल काम की वजह से वो साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। तो इंडियन इन साउथ अफ्रीका वे ट्रीटेड हैज क्रिमिनल and humiliated at all times. In 1906, the government declared that it was compulsory for all for blacks to carry an identity card and their freedom was restricted as well। तो जो इंडियंस होते थे, जो ब्लैक पीपल होते थे, उन्हें हर जगह पे था, उन्हें रिस्ट्रिक्शन था हर जगह पे। वो अच्छे से घूम नहीं सकते थे, वो अच्छी तरीके से कहीं बैठ नहीं सकते थे, कहीं बात नहीं कर सकते थे, उन्हें हर जगह पे रिस्ट्रिक्शन था। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो थे वो गांधी जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। और ये जो इंडियन पीपल थे उस टाइम पे, वो बहुत ही जो होते थे, बहुत जगह पे ह्यूमिलिएट होते थे वहाँ पे, बहुत जगह पे, और मतलब शर्मिंदा होते थे, एम्बेरस होते थे। जो इंडियन थे वो बहुत ही जगह पे ह्यूमिलिएट होते थे, उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता था। तो ये जो था, जो गांधी जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। तो गांधी जी ने एक अपनी नई टेक्निक फॉलो की। उन्होंने अपनी एक टेक्निक लाई। गांधी जी फॉलोड द पाथ ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड गेन जस्टिस फॉर पीपल। जो सत्याग्रह था, वो जो पाथ था वो गांधी जी ने फॉलो किया उन्होंने। और उनका मानना था कि हम सत्याग्रह से हम अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं, हम अपनी राइट्स हैं वो उन्हें ले सकते हैं, और हर तरीके की जो भी फाइट्स हैं हम सत्याग्रह की मूवमेंट से आराम से जीत सकते हैं। तो आगे हम देखें तो गांधी जी अराइव्स इन इंडिया। तो गांधी जी थे
वो अब इंडिया में आ जाते हैं अब साउथ अफ्रीका के जाने के बाद। ऑन 9 जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ही स्टेड एट साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। ही फॉलोड ए न्यू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। अब क्या होता है कि जो गांधी जी जब आते हैं इंडिया में तो वो हर पूरे इंडिया का टूर करते हैं, और इंडिया के टूर करने के बाद जो वहाँ की गरीब जो वो देखते हैं गरीबता और जो कंडीशन देखते हैं लोगों के बीच में, तो उनको ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। और ये जो कंडीशन थी वो ब्रिटिशर्स के वजह से थी अपने हमारे इंडिया में। तो ये सब कंडीशन उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने एक सोचा कि एक सोच जो थॉट थी उस थॉट प्रोसेस को चलाया, और उन्होंने एक न्यू टेक्निक के साथ आए, सत्याग्रह। सत्याग्रह टू गेन जस्टिस फॉर कॉमन पीपल। मतलब उनका ऐसा मानना था कि हम सत्याग्रह की मदद से हम अपने जो राइट्स है वो सब पा सकते हैं, हमें जो जस्टिस चाहिए वो हमें मिल सकती हैं। तो इसी सत्याग्रह के साथ उन्होंने, और ऐसा नहीं था कि सत्याग्रह की जो फिलॉसफी है वो अप्लाई नहीं हो रही थी कई जगह पे, वो हर जगह पे अप्लाई हो रही थी। तो हम फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह भी देखेंगे कैसी थी उनकी फिलॉसफी। तो गांधी जी ब्रॉट ए नॉवेल टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन द पॉपुलर मूवमेंट। सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह इज through patience and satyagraha an unjust person is made aware of truth and justice and also bring transformation in his view। अब सत्याग्रह की मदद से क्या होता था, सत्याग्रह क्या होता था बेसिकली अगर हम जाने तो सत्याग्रह होता था ट्रूथ, ऑनेस्टी। एक तरीका होता था कि उस जो वायलेंस कर रहा है उस आदमी से हम प्यार से बात करेंगे, कुछ भी हो जाए वो कितना भी वायलेंट बिहेवियर उसका क्यों ना हो, पर हम अपना काम और अपना पेशेंस नहीं जाने देंगे, और हम अपने कामनेस से हम अपने जो सच्चाई है अच्छे मन से उसकी वो जो कर रहा है उसे देखेंगे और उसे रोकने का ट्राई करेंगे विदाउट वायलेंट हुए हुए। तो ऐसा गांधी जी का मानना था कि हम कुछ भी हो जाए वो अगर हमें, गांधी जी का ऐसा था ना कि अगर कोई हमें एक गाल पे स्लैप कर रहा है तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दो, ऐसा ऐसा कुछ मानना था उनका। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो वायलेंट ना होकर जो कुछ व्यू थे उनके, उन उन पाथ पे चलने के, उन फीलिंग्स पे चलने के, उन लोगों को एक अच्छी तरीके से जस्टिस और ट्रूथ को अवेयर करने के लिए उस राह पे चलने के लिए मोटिवेट किया लोगों को। ए पर्सन फॉलोइंग सत्याग्रह शुड नेवर यूज़ वायलेंस एंड अनट्रूथ। जैसे कि मैंने कहा कि उन्हें वायलेंस और जो थे उस बिहेवियर को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए और अनट्रूथ को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो फिर वो मूवमेंट को हम सत्याग्रह नहीं मानेंगे अगर वो अनट्रूथ को ट्रूथ को नहीं फॉलो करता है और अनट्रूथ को फॉलो करता है। Was the technique teaching of Gandhiji. Later, not only in the India but in many parts of the world, people adopted the path of Satyagraha to fight against injustice. Gandhiji path of Satyagraha made an impact on Martin Luther King, who was struggling for the right of blacks in America, as well as the Nelson Mandela in South Africa. जो गांधी जी की इसी जो सत्याग्रह की मूवमेंट से थे वो बहुत ही इंस्पायरिंग मूवमेंट थी। इसी मूवमेंट्स को बहुत सारी जगह पे स्टडी किया गया, इसी मूवमेंट्स को बहुत सारी जगह ने अपनी फ़िलासफ़ी में इंक्लूड किया, बहुत सारी जगह पे इस मूवमेंट को बहुत सारे अपने लोगों ने अपनाया। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है नेल्सन मंडेला हो गए और मार्टिन लूथर किंग हो गए। जो मार्टिन लूथर किंग थे उस टाइम पे अमेरिका में ब्लैक्स की लाइफ के लिए लड़ रहे थे। मतलब वहाँ पे क्या होता था अमेरिका में जो ब्लैक्स पीपल होते थे उन्हें बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनके अपने राइट्स को लेकर अलग ही तरीके का एक मतलब अनइक्वालिटी थी उनके राइट में। और नील्सन मंडेला जो थे उन्हें साउथ अफ्रीका में अपनी फ्रीडम्स के लिए वो लड़ रहे थे। तो ऐसे दो पर्सनालिटी ने उनकी जो बात थी वो भी बहुत अच्छी तरीके से मानी, और इस सत्याग्रह मूवमेंट्स को एक न्यू तरीके से एक डेवलपमेंट तरीके से लिया गया। फिर आगे हम देखें तो सत्याग्रह मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए थे और किस तरीके से हुए थे उनके बारे में हम देखें तो चंपारण सत्याग्रह इन बिहार द फार्मर ऑफ चंपारण रीजन वेयर फोकस टू कल्टिवेट इंडिगो। कल्टिवेटर्स सफर्ड इकोनॉमिकली सिंस दे रिसीव्ड द फिक्स अमाउंट फ्रॉम प्लांटर्स। अब क्या हो रहा था जो फार्मर्स थे चंपारण रीजन के वहाँ पे जो उन्हें ना फोर्सफुली कल्टीवेट करने बोल रहे थे इंडिगो। अब इंडिगो मैं बता दूँ आपको तो एक कैश क्रॉप है। हमने पहले भी देख चुके थे कि जब से ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में उन्होंने जो खरीफ क्रॉप्स थे उनको ना करके, जो फूड ग्रेन्स हो गए उनको ना करके, जो कैश क्रॉप्स थे उनको प्लांट करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था क्योंकि इन पे हम ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर सकते थे। अब जो कल्टीवेटर्स थे वो सफ़र कर रहे थे इकोनॉमिकली सिंस दे रिसीव फिक्स अमाउंट फ्रॉम द प्लांटर्स। अब जो
प्लांट कर रहे थे उनको जो ना एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम ही मिल रहा था उससे, जो उन लोग कल्टीवेट कर रहे थे, और जो उनकी जो नीड थी वो पूरी नहीं हो रही थी। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। ही ऑर्गेनाइज द फार्मर्स इन चंपारण एंड लॉन्च एजिटेशन बाय फॉलोइंग द वे ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिकम द सक्सेसफुल एंड द फार्मर्स वेर गिवन जस्टिस। अब क्या हुआ था, गांधी जी ने उन्हें इतना मोटिवेट किया, इतना एक ग्रुप ऑफ फार्मर पहले तो फॉर्म किया गांधी जी ने, और उन्हें मोटिवेट किया कि आप सब मिलकर एक पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए और अपनी राइट्स का जो मांगना है वो पूरा कीजिए, और अपनी राइट्स अच्छे तरीके से रखिए। और इसी राइट्स के जब मिल के सब फार्मर्स आए एकजुट होकर, उन्होंने अपनी राइट्स मांगी, तो उन्हें जो थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, उन्हें अपनी उनकी राइट्स देनी ही पड़ी। इस तरीके से जो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सत्याग्रह था वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गया, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी आगे इसके देखने मिले। इसी तरीके से जो सत्याग्रह का जो फिलोसॉफी है वो आगे चल के बहुत ही इम्पैक्टफुल होती है धीरे धीरे। खेदा सत्याग्रह, इसी के साथ एक और सत्याग्रह होता है। ड्यू टू कॉन्स्टेंट फैमिन्स इन खेदा डिस्ट्रिक्ट द गुजरात द क्रॉप हैड फेड, स्टिल लैंड टैक्स वॉज फोर्सिबली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा था, गुजरात में फैमिन्स आ गई थी, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ रहा था बार बार, जो क्रॉप्स हैड फेड, मतलब वहाँ पे जो क्रॉप्स थे वो उग नहीं पा रहे थे जिस तरीके से उन्हें उगना चाहिए, तो वो जो फेल हो रहे थे बार बार, उस वजह से वो सही नहीं हो रहा था। तो इसके कारण थे बहुत सारे, क्योंकि फेमिन हो गया था और जो टैक्स था वो बहुत ही इम्पोज हो रहा था, फोर्सफुली कलेक्ट किया जा रहा था उनके ऊपर, तो ये बहुत ही गलत था उस टाइम पे। तो उन्हें फार्मर्स शुड रिफ्यूज़ टू पे द, गांधी जी ने उन फार्मर्स को कहा कि आपको टैक्स रिफ्यूज़ कर देना चाहिए पे करने से। फार्मर्स बिगेन द मूवमेंट फॉर स्क्रैपिंग ऑफ टैक्स एट खेदा इन 1918। गांधी जी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द टैक्स। अब इसी को देख के, इन मूवमेंट्स को देख के, जब एक साथ एकजुट जब बहुत सारे फार्मर्स आ गए साथ में, तो ब्रिटिशर्स को भी लगा कि ये अगर हम इसे और बढ़ाएंगे और इंटेंस होने देंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा और हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। फिलहाल ये कंडीशन भी एक व्यू ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो इनकी भी बात सही है। तो इस तरीके से इस मूवमेंट में भी सत्याग्रह की जो थी विन हो गई। और इसी तरीके से आगे भी देखें तो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। वर्कर मूवमेंट अहमदाबाद हुआ था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वॉज ए ग्रेट इन्फ्लेशन। एक इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई बहुत ऊंची हो गई थी उस टाइम पे। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। मिल वर्कर्स डिमांडेड फॉर रेज इन सैलरी। जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी कि अब जो मिल वर्कर्स थे उन्हें बहुत ही सालों से सेम अमाउंट ऑफ सैलरी पे मिल रहा था, तो वो बहुत ही एक गलत तरीका हो रहा था सैलरी के लिए। बट द मिलर ओनर रिजेक्टेड दिस डिमांड। मतलब जो मिल ओनर थे, जो उस मिल के जो मालिक हुआ करते थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दी डिमांड को। एज पर गांधी जी एडवाइस द वर्कर्स वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। फाइनली द मिल ओनर हैड टू बैक ऑफ एंड सैलरी ऑफ द वर्कर वॉज इंक्रीज। अब स्ट्राइक पे चले गए, हंगर स्ट्राइक। गांधी जी के आपको पता ही है सत्याग्रह के जो प्रिंसिपल है वो है कि बिना लड़े, बिना कुछ बिना कोई फाइट में आए बिना हमें अपनी राइट्स को लेना है। तो उन जो वर्कर्स थे वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए। अब हंगर स्ट्राइक पे चले गए तो अब फाइनली क्या करेंगे मिल ओनर्स, तो उन्हें अपने जो मिल ओनर्स थे, उन्हें जो मिल वर्कर्स थे, उन्हें अपनी राइट्स देनी ही पड़ी, उनकी सैलरी को बढ़ाना ही पड़ा। इस तरीके से सत्याग्रह यहाँ पे भी एक विनफुल कंडीशन के थ्रू आया उभर कर। सत्याग्रह अगेंस्ट रोलैट एक्ट। अब रोलैट एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है उस टाइम पे, और इट्स एक्ट को लेकर बहुत ही बड़े बड़े जो इवेंट हुए थे उनके बारे में हम देखें तो आगे देखते हैं। एक कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर सर सिडनी रॉलेट। अब ये कमेटी क्यों फॉर्म करी उसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें तो ये कमेटी फॉर्म हुई थी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिशर्स को था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इंडियन लोगों ने बहुत मदद की ब्रिटिशर्स को जीतने में। अब उस इंडियन लोगों ने मदद की कि उन्हें लगा कि हम ब्रिटिश हमारी कंडीशंस को समझेंगे, गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए डिसीजन लेंगे, हमारे जो ऊपर जो प्रेशर है टैक्स का देने का और जो इंक्रीज ऑफ प्राइस है उसको थोड़े समझेंगे और हमें एक रेस्ट की कंडीशन देंगे। बट ये सब नहीं हुआ। टू सप्रेस दिस कंटेंट एंड सजेस्ट ए मेजर, मतलब इसी को लेके ये जब नहीं हो पाया तो एक कमेटी फॉर्म की, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी फॉर्म की सर सिडनी रॉलेट की। न्यू लॉ वॉज पास्ड विदाउट कंसिडरिंग द अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 17 मार्च 1919। अब एक अचानक से उन्होंने एक लॉ पास कर दिया
मतलब ये जो डिसकॉन्टेंट हो रहा था, मतलब कि जो ब्रिटिश इंडिया को अपने राइट्स मिलने चाहिए, उनके ऊपर जो टैक्स और वो जो हम प्राइस इम्पोज कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। इंडिया को अपना हक होना चाहिए एक सिस्टम डेवलप करने का और वेलबींग ऑफ इंडिया में खुद खुद एक अपनी सिस्टम इम्पोज करने का। तो इसको लेकर जो कमेटी फॉर्म किया, अब उस कमेटी ने अपनी थोड़ी सी लिमिट पार करते हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल जो है वो पास कर दिया। आपको एक जो कंसिडरिंग है सेंट्रल जो लॉ है उसको पास करवा दिया मार्च 1919 में, 17 मार्च 1919 में। अब ये लॉ क्या था? द लॉ केम टू नोन हैज़ रोलैट एक्ट, मतलब जो सर उनके उनके नाम पे ये एक्ट रखा गया। राइट टू गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबडी विदाउट एनी वारंट और इम्प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल। इंडियन कॉल्ड दिस एक्ट एज अ ब्लैक एक्ट। अभी आप देखो ये लॉ कुछ इतना, आप भी अगर देखोगे तो ये लॉ इतना अनजस्टिस था कि इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट। कोई भी वारंट नहीं है तो भी इशू उसे अरेस्ट कर सकती है, और विदाउट एनी ट्रायल मतलब उसको कोर्ट में पेश किए बिना ही उसको जेल में डाल सकती है। ये बहुत ही गलत एक्ट था। तो इंडियंस जो थे उसे एक ब्लैक एक्ट की तरह ब्लैक एक्ट का नाम दिया उसे। तो ये एक्ट बहुत ही गलत था। गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट इट, गांधी जी ने लॉन्च किया सत्याग्रह, लॉन्च किया इसके अगेंस्ट, और गांधी जी का ऐसा मानना था ये बहुत ही गलत एक्ट है। एंड 6 अप्रैल 1919 ही अपील्ड टू इंडियन to follow हड़ताल all over India against the act and Indian responded to this appeal on large scale। अब ऐसा था कि इस एक्ट में अगर आप अपील भी करते हो तो वो भी बहुत गलत माना जाता था, वो प्रोहिबिटेड थी, इस ऐप में पनिशमेंट थी और इसमें अपील भी नहीं कर सकते। पर गांधी जी ने लोगों से अपील की कि आप एक काम कीजिए कि आप हड़ताल कीजिए ऑल ओवर इंडिया पे, मतलब आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए इंडियन जो है लार्ज स्केल पे ब्रिटिशर्स के हर काम को आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए, आप हड़ताल कीजिए ऑल ओवर इंडिया। तो इसी गांधी जी की बात को मानते हुए ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने हड़ताल की। अब ये जो है इशू वो बहुत बड़ा हो गया कि जैसे कि अभी आप देखोगे कि ऑल इंडिया फैल गया ये इशू, तो एक बहुत बड़ा इशू हो गया। तो फिर एक आता है जो इम्पोर्टेंट मोमेंट है, आप इसको बाद में भी अगर स्टडी करोगे तो हिस्ट्री के ये बाद में भी काम आएगा आपके मोमेंट। तो एक मैसेकर है, मैसेकर मतलब किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ, जब एक साथ लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है उसे हम मैसेकर कहते हैं। तो जलियनवाला बाग मैसेकर, आप इसे फ्यूचर में और भी ना ऐसे मतलब इवेंट्स के बारे में सुनोगे। तो क्या होता है इस इवेंट में? तो मूवमेंट दैट अराउट्स अगेंस्ट द रोलैट एक्ट, मतलब ये जो मैसेकर इवेंट हुआ था वो अगेंस्ट, अब जो रोलैट एक्ट पास किया था उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने अपने ये थे वो रिबेल किया, रिवॉल्ट किया कि ये जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो गया, तो अमृतसर बिकम द मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, मतलब ये मूवमेंट जो हो रहा था वो उसका सेंटर अमृतसर बन गया। तो गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड द स्पेड ऑफ सप्रेशन, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को दबाना स्टार्ट कर दिया, इसे इंक्रीज नहीं होने देना चाहिए ऐसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया। द गांधी जी वॉज प्रोहिबिटेड फॉर एंड फ्रॉम एंटरिंग द प्रोविंस ऑफ पंजाब। अब ये पंजाब में गांधी जी को एंटर करना मना कर दिया, मतलब इन्होंने इनको एंट्री ही नहीं थी गांधी जी को पंजाब में। जनरल डायर इशूड ऑर्डर ऑफ बैन ऑन पब्लिक मीटिंग्स इन अमृतसर। अब जो जनरल डायर थे उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया, जो अमृतसर में पब्लिक मीटिंग हो रही थी उन्हें भी बैन कर दिया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी तरीके की पब्लिक मूवमेंट नहीं होगी, लोगों की गैदरिंग नहीं होगी, सॉरी मूवमेंट में कोई भी गैदरिंग नहीं होगी इसमें। तो इम्पोर्टेंट लीडर्स लाइक डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचलू वेर अरेस्टेड फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन अमृतसर। अब जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उस टाइम पे, कुछ उनके नाम अगर मैं बताऊं आपको तो उनके नाम है डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचलू वेर अरेस्टेड फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन अमृतसर हड़ताल। तो इन 13 अप्रैल 1919 द बैसाखी डे, द पीपल ऑफ अमृतसर असेंबल्ड एट प्लेस नेम जलियांवाला बाग, ऑल साइड्स एंड हैड ओनली वन गेट। अब ऐसा हो गया था कि सब तरफ से ये जो बाग था वो घिरा पड़ा था और इसको सिर्फ एक ही गेट था। अब जनरल डायर थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत ही, मैं कहूँ तो बहुत ही गलत ये किया उन्होंने और बहुत ही मतलब शेमफुल एक्ट है। और जनरल डायर पोजीशन हिज आर्मी एंड क्लोज डाउन द ओनली गेट, मतलब जो ओनली गेट था उसे क्लोज कर दिया विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिफिकेशन टू डिसआर्म इनोसेंट पीपल, मतलब जो ये एक्ट को प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट थे।
ही ऑर्डर द सोल्जर टू फायर 16 मतलब 1660 राउंड्स हैड बीन फायर्ड, मतलब 1660 राउंड्स हैड बीन फायर्ड ऑन दिस पीपल, मतलब जो इनोसेंट पीपल थे उनके ऊपर इतनी सारी गोलियों से एक ही बार में 400 लोगों को मार दिया गया। व्हेन ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल किल्ड वी कॉल्ड देम हैज मैसेकर। तो इस तरीके से ये हुआ। अब ये इतना जो प्रोटेस्ट था वो इतने गलत तरीके से हुआ। इन दिस मैसेकर अबाउट 400 पीपल्स इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन्स वेर किल्ड। आफ्टर फायरिंग कर्फ्यू वॉज अनाउंस एंड हैंस द इमीडिएट ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड कुड नॉट बी मेड अवेलेबल। मतलब जो इतना भयानक ये इंसिडेंट हुआ, इसमें क्या हो गया, जो इमीडिएट ट्रीटमेंट थी, कर्फ्यू लगा दी। कर्फ्यू मतलब पूरी तरह से बंद कर देना, हर शॉप्स को बंद कर देना, हर जो जो इंस्टीट्यूट है, जो हो गए, जो लोगों को घर से निकलना ही बंद था इस कर्फ्यू में। कर्फ्यू का मतलब है ऑल, सब जगह से बंद है, सब मतलब सब तरीके से लोगों को मना है निकलना बाहर। तो अब इसमें क्या हो गया था, जो इंजर्ड हो गए थे उन्हें ट्रीटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इन एंटायर पंजाब मिलिट्री लॉ वॉज इन्फोर्स एंड मेनी वेर सेंट टू जेल बाय द गवर्नमेंट। हैज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर रविंद्रनाथ टैगोर गेव अवे द टाइटल ऑफ सर bestowed on him by British government, hence the British government appointed the Hunter Commission। मतलब अब क्या हो गया, तो जो रविंद्रनाथ जी थे उन्होंने अपना जो टाइटल था सर का, सर जो उनके नाम के आगे लगाया जाता था, जो ब्रिटिश ने उनको ऑनर करने के लिए दिया था, उससे उन्होंने रिटर्न कर दिया, बोला कि मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए आपका। तो इसको लेकर ये जो इवेंट हुआ था, इसको लेकर जो ब्रिटिशर ने थे, इस मैसेकर को लेकर, इस जो बहुत ही एक गलत चीज़ हुई उसको लेकर एक कमेटी फॉर्म की और उस कमेटी का नाम रखा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। अब आगे हम देखें तो खिलाफत मूवमेंट हुआ, एक बहुत अलग अलग मूवमेंट्स होने स्टार्ट हो गए। खिलाफत मूवमेंट में क्या होता है, टू गेट द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन वॉर द ब्रिटिश हैड अश्योर्ड दैट आफ्टर द एंड ऑफ वॉर खलीफास एम्पायर विल नॉट बी हार्म्ड। मतलब जो खलीफा का एम्पायर था उस टाइम पे, जो एम्पायर था मुस्लिम्स का, और जो ऑल ओवर रिगार्डिंग द रूलर ऑफ टर्की, मतलब मिल के जो रिलीजियस लीडर का एक एम्पायर था, उसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, अश्योर करेंगे उसकी सेफ्टी का, उस वॉर में कुछ भी नहीं होगा। तो फिर बट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू एश्योरेंस। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी धोखा दे दिया। वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद है, जो इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स डिड नॉट स्टिक टू दैट एश्योरेंस। द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम टू support the Khalifa was the called Khalifat movement. Hindus and Muslim came together and start a national movement. Then the government can surely be brought to its sense। अब यहाँ पे क्या हो गया था, हिंदूज और मुस्लिम्स को था उन्हें एकता में लाने का वापस ट्राई किया जा रहा था, कि ताकि वो एक साथ मिलके गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, इस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप ले सके, जो इसका जो नॉनसेंस जो एक्ट है वो एक सेंस में लाया जा सके। खिलाफत कमेटी एक्सेप्टेड द गांधी जी प्रपोजल ऑफ फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन टू द गवर्नमेंट। हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज सीन स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड के बीच में जो हिंदू और मुस्लिम थे, वो उनकी जो यूनिटी है हमें वापस देखने मिली। अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, मैंने कहा था कि हम जो अगर ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स को अपना जो डोमेन है वो छोड़ना ही पड़ेगा, जो अपना राज है वो ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कॉपरेट करने की वजह से ही ब्रिटिशर्स थे जो रूल कर पा रहे थे। फिर आगे हम देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था उनका, इसका डेफिनेशन। इफ़ द इंडियन अडॉप्टेड कंप्लीटली नॉन कॉपरेशन देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कंप्लीटली कोलैप्स। मैंने जैसे कि कहा था, अगर हम इंडियन पीपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हर चीज़ में कॉपरेट करना बंद कर देते हैं, हर तरीके से उनकी जो भी चीज़ है उसमें वायलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करते हैं और ब्रिटिशर्स को इस चक्कर में अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो छोड़ना ही पड़ेगा। विद दिस इंटेंशन ही इवोक द पीपल ऑफ इंडिया टू टेक अ पार्ट इन दिस मूवमेंट। इन 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट द नागपुर। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मूवमेंट हेल्ड हुआ, एक सेशन हेल्ड हुआ 1920 में नागपुर में। फोर्थ बाय चितरंजन दास was accepted. According to this resolution, program was framed to boycott the government office, courts and foreign goods and schools and colleges। अब इस मूवमेंट के चलते ऐसा कुछ था कि हम ऑल ओवर द इंडिया इन सबको
थे, इन सब चीज़ों को हम रोक देंगे, इनके जो फंक्शनिंग है वो रोक कर देंगे, इनको अलग कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट करना मतलब अलग कर देंगे, हम इनको टारगेट करेंगे और इनको हम चलने नहीं देंगे। और ये ब्रिटिशर्स के थे उस टाइम पे, ये सब जो स्कूल्स हो गए, जो फॉरेन गुड्स और ये जो हो रही थी, और फॉरेन गुड्स में डिमांड्स जो थी वो कम होने लगी। फिर आगे हम देखें द प्रोग्रेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से आगे लेके बढ़ी और किस तरीके से ये यूज़फुल रहा। मैनी एमिनेंट लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एक्सेट्रा बॉयकॉटेड द कोर्ट बाय गिविंग दे अप देयर प्रैक्टिसेस। मतलब जो ये लॉयर थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये लॉयर थे, उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस थी लॉयर की उसे छोड़ के जो कोर्ट को है उसे बॉयकॉट कर लिया, मतलब कोर्ट को एक घेरे में ले लिया, आप बोल सकते हो। देयर वॉज अ बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शन, उस इलेक्शन को भी बॉयकॉट कर लिया, उस इलेक्शन को भी नहीं होने दे रहे थे। और जो फॉरेन गुड्स थे उनके भी बॉयकॉट कर लिया ड्यू टू द विजिट ऑफ फॉरेन मतलब ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर टुक द सप्रेसिव मेजर। अब जो प्रिंस वेल्स थे उस टाइम पे, जो इंडिया में विज़िट कर रहे थे, वो सब भी ये मूवमेंट को देख रहे थे और उनको भी बहुत अपोज किया। उस टाइम पे लोगों ने अपनी शॉप्स वॉप्स बंद कर दी, कोई लोग बाहर ही नहीं निकले, उन्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दी उस टाइम पे। तो टू ब्रिंग द मूवमेंट under the control, the British government undertook suppressive measure. In the February 1922, the police opened fire on peaceful procession at Chauri Chora in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. The people were angry and set fire to the police station in which, अब यहाँ पे इतना वायलेंट हो रहा था, जो प्रोटेस्ट था वो इतने तरीके से बढ़ रहा था धीरे धीरे। The people were angry and set fire to the police station in which along with one officer 22 policemen were killed. Due to this incident, Gandhiji was hurt on 12th November 1922. Gandhiji suspended the non-cooperation movement. मतलब इनके जो ये इवेंट हुआ उसमें जो 22 पुलिसमैन वेर किल्ड, वो थे तो अपनी, और इस इवेंट को देखते हुए गांधी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसे सस्पेंड किया। मतलब इस मूवमेंट को उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे और हम जो अपना जो पुराना है, आई थिंक पुराना जो मूवमेंट है सत्याग्रह का, उसे ही लीड करेंगे और अच्छी तरीके से हम चलेंगे, हम वही अपनाएंगे। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922 फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स इन यंग इंडिया। मतलब गांधी जी ने 3 आर्टिकल्स लिखे थे उस इवेंट को लेकर और इसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया। स्पेशल कोर्ट वॉज सेटअप एट Ahmedabad and the Gandhiji was sentenced 6 years of imprisonment, including the spread of Swadeshi Hindu-Muslim unity, the prohibition of alcohol, removal of untouchability, and the popularized use of khadi and national education was seen to be the new way. मतलब गांधी जी ने क्या किया, अब जो मूवमेंट थे उन्होंने गांधी जी को इम्प्रिजनमेंट डाल दिया ड्यू टू पर उनकी जो इल हेल्थ है उसकी वजह से उन्हें छोड़ भी दिया गया था। अब क्या होता है कि गांधी जी अपनी न्यू वैल्यूज़ के साथ आते हैं। उनके ऐसा मानना है कि हमें हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट होना पड़ेगा, जो स्वदेशी है, जो देश के प्रोडक्ट है उन्हें यूज़ करना पड़ेगा, और प्रोहिबिशन मतलब अल्कोहल जो है उन्हें बंद करना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो ऐसी प्रैक्टिसेस है उसे रिमूव करना पड़ेगा। द पॉपुलरिज्म यूज़ ऑफ खादी मीन्स देश की चीज़ों को, जो स्वदेशी है उसे यूज़ करना, और नेशनल एजुकेशन, देश की एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। आगे हम देखें तो स्वराज पार्टी एक पार्टी फॉर्म होती है 1922। द स्वराज पार्टी वॉज स्टैब्लिश इन 1923। मेनी मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वेर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेनली इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एंड NC केलकर मेड a resolution to be passed in legislative assembly for the release of political leader from prison to call for the round table conference. The government rejected the most of the resolution. मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनकी जो कमेटी है जो फॉर्म हुई थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने जो मोतीलाल नेहरू हो गए, मदन, मेड रेजोल्यूशन टू बी पास इन लेजिस्लेशन टू रिलीज द पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम प्रिजन। जो उस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर फंसे हुए थे, जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें आज़ादी दी जाए और उन्हें प्रिजन से रिलीज़ किया जाए, पर टू कॉल फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसे हम कर सके इसलिए, पर ब्रिटिश ने इसे रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया।
अब क्या होता है साइमन कमीशन, द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मॉन्टेगो क्लेम्सफेल्ड। अब अगर आपने 6 चैप्टर को स्टडी किया होगा, अगर आप 6 चैप्टर को आप मेरे वीडियो में देखा होगा आपने, तो एक कमीशन फॉर्म की थी मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड की। उसमें कमीशन में क्या था कि उस कमीशन को फॉर्म किया था कि इंडिया को अपने राइट्स दिए जाएंगे, कुछ हम राइट्स देने का ट्राई करेंगे। पर उस राइट्स में क्या हो गया था, जो मेन राइट्स थे, जो मेन मिनिस्ट्री थी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, वो सब मिनिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ही रखी थी। और जो इतनी यूज़फुल मिनिस्ट्री नहीं थी वो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडिया के पीपल्स को चलाने के लिए दे दी। तो ये था, इसको बहुत ही प्रोटेस्ट भी किया था लोकमान्य तिलक ने, और उन्हें अच्छा सही भी नहीं लगा। द ब्रिटिश अपॉइंटेड ए कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। अब साइमन थे जो सर जॉन साइमन, इनके अंडर एक कमीशन फॉर्म किए। 1928 द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया शाउटिंग द स्लोगन्स लाइक साइमन गो बैक। देयर वाज लाठी चार्ज ऑन डेमोस्ट्रेटर एट लाहौर लाला लाजपत राय। मतलब एक जहाँ भी ये सर जॉन साइमन जाते थे, और ये मतलब ऐसे उन्हें ऐसा माना गया है कि ऐसा कि जहाँ भी ये जाते थे वहाँ पे लोगों ने शाउट करना स्टार्ट कर दिया, साइमन गो बैक। देयर वॉज एन लाठी चार्ज ऑन द डेमोस्ट्रेटर। मतलब जो लाठी चार्ज होते थे, जो ये चिल्लाते थे साइमन गो बैक एट द लाहौर, लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग द डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। मतलब इनकी जो कमीशन है उसको अगेंस्ट करने के लिए, सर जॉन साइमन को उनके अगेंस्ट करने के लिए उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुई थी। और लाठी चार्ज के वक्त जो लाला लाजपत राय थे, ये लाला लाजपत राय, इनके ऊपर उन्होंने ऐसा बोला कि आप जितनी भी लाठी मेरे शरीर पे मारोगे, उसका हर एक किला आप ब्रिटिश एम्पायर के लिए दफनाओगे, उसका जो हर और कॉफिन है ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर दफनाओगे। द एवरी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव ए नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा उनका बोलना था। फ्यू डेज उनकी जो इस लाठीचार्ज थी उसके वजह से फ्यू डेज बाद में उनकी डेथ हो गई लाला जी की। फिर आगे हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट आती है, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। इंडियन लीडर्स कैनॉट ड्राफ्ट ए यूनानिमसली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा माना गया था कि ब्रिटिशर्स के थ्रू कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने आप ही एक कमेटी बिठा के और अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकती, ये बहुत गलत है। cannot draft. This challenge was accepted and all party committee was formed to establish self government in the colonies of India. अब ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और जो ऑल पार्टी कमेटी है, कमेटी फॉर्म की ताकि हम एक सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म करें इन द कॉलोनीज ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंट द अडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम, लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविजन। सच प्रपोजल वेर पुट इन द रिपोर्ट। मतलब इस तरीके की जो फ्रेंचाइजी है उसे फॉर्म करने के लिए और अलग अलग रूल्स हो, अलग अलग भाषा हो, मतलब एक प्रॉपर डिवीजन हो राइट्स और रूल्स का, उसे एक इस रिपोर्ट्स में लिखा गया। दिस रिपोर्ट वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। इन दिसंबर 1929 द लाहौर सेशन प्रिसीडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द मेमोरेबल इन हिस्ट्री। मतलब ये जो रिपोर्ट का सेशन था उसे एक नेहरू रिपोर्ट दिया गया, और 1929 में जो लाहौर सेशन था, लाहौर में जो ये मीटिंग हुई उसे प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिड किया था, और उसे एक मेमोरेबल हिस्ट्री का इवेंट माना गया। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा एक राज्य जो है वो हमें इंडिया को मिलना चाहिए, उस मूवमेंट को पूर्ण स्वराज कहा। द यंग लीडर्स लाइक पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वे डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज। रेजोल्यूशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट वॉज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव रख दिया था कि अब से हमें देश की आज़ादी के बारे में सोचना चाहिए, हम इंडिपेंडेंस इंडिया होके रहेंगे। ऑन 31 दिसंबर 1929 पंडित नेहरू अनफर्ल्ड द ट्राई कलर फ्लैग एंड रेजोल्यूशन वॉज पास, इन विच 26 जनवरी वॉज डिक्लेयर्ड टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। ऑन 26 जनवरी 1930 पीपल ऑल ओवर द कंट्री। मतलब ऐसा माना गया था कि हम 26 जनवरी से अब से अपने देश को आज़ादी की ओर लेके जाएंगे और अपने देश को एक आज़ादी की तरह मानेंगे। और फिर एक रेजोल्यूशन पास हुआ और फ्रीडम मूवमेंट विथ नॉन वायलेंट मीन्स फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब एक मूवमेंट लॉन्च किया, हम बिना झगड़े हुए, बिना कुछ किए हुए, और हम फ्रीडम को अचीव करेंगे, हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिला के रहेंगे इसमें। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर करता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और
किस तरीके से ब्रिटिश से अगर इंडिया के पीपल नहीं कोऑपरेट करते तो क्या क्या इफ़ेक्ट हुए थे, क्या क्या कॉज हुए थे उसके, और क्या क्या कॉज थे उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, जो आगे जाके ये सब इवेंट्स को लीड करती हैं। जैसे एक बहुत ही बड़ा मैसेकर हमें हमें समझ में आया कि किस तरीके का एक मैसेकर हो सकता है। साइमन कमीशन था, नेहरू रिपोर्ट थी, किस तरीके से इंडिया ड्राफ्ट कर रही थी अपने रूल्स एंड पॉलिसी, उसके बारे में हमने देखा। और एक स्वराज और पूरे इंडिया को एक साथ लाने की बात की गई है पूरे स्वराज में। और इस तरीके से 26 जनवरी 1930 से इंडिया को एक फ्रीडम मूवमेंट के तरफ लेके चली, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आज़ादी वाला देश की तरफ ले चलती है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिएगा। और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उस डाउट को सॉल्व ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू, आई होप यू हैव enjoyed योर ऑल टाइम। थैंक यू वेरी मच।